हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 की लास्ट क्लास। सर आपने सप्लाई के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। अब आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी है, देखो आपने ये बात पढ़ ली थी कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी आपको मैंने पढ़ा दी। शेड्यूल नंबर 1 मैंने पढ़ाया, शेड्यूल नंबर 2 पढ़ाया, शेड्यूल नंबर 3 पढ़ाया। लास्ट पार्ट पार्ट कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हम पढ़ेंगे। बाकी सारी क्लासेस भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं। तो देखो सर, हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके थे। पूरा डायग्राम वगैरह ना ये याद रखना। जैसे बुक सामने आएगी ना, चीजें रिकॉल होनी चाहिए, रिकनेक्ट होनी चाहिए। एकदम इस तरीके से चीजें याद रखना आप। ठीक ठीक है सर जी। अब सर देखो, कोई एक छोटी सी बेसिक सी बात पढ़े। हाँ सर जी, बेसिक सी बात बताइए हमें। एकदम छोटी सी बेसिक सी बात। क्या हर किसी को जीएसटी लग रहा है? क्या हर किसी को जीएसटी लग रहा है? जीएसटी सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। आपने बहुत सी पार्ट पढ़ी, सप्लाई क्या होती है। अभी तक आपने देखा कि सर सप्लाई क्या होती है, तो क्या हर एक सप्लाई पे जीएसटी आ जाती है? नो। कुछ सप्लाइयों को एग्जेम्पशन भी दिया गया है। और फर्स्ट थिंग, ऐसा चीज हो सकता है कि आप कोई चीज सप्लाई कर रहे हो बट फिर भी उसके ऊपर जीएसटी ना आए। ये भी चीजें होती है सर कि आप सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आ रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने पढ़ा है ना, कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती। चैप्टर नंबर 7 पे डिटेल में बात करेंगे। अभी समझो, अगर कोई चीज सप्लाई के अंदर फॉल कर गई है, लेकिन भैया जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो सर ये वाली सप्लाई पे भी जीएसटी नहीं लग पाता है। आगे आइए, आपको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं। देखो, फॉर अ सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी primarily टू एडिशनल कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। दीज आर, पहली बात तो भाई सप्लाई होना चाहिए, वो मनी और गुड्स की होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। वो तीन कंडीशन तो हटा ही दो। साथ ही साथ दो बातें और ध्यान रखो। सप्लाई है, हाँ है, तो फिर दो एडिशनल कंडीशन पे आएंगे। कौन सी दो एडिशनल कंडीशन है सर? सप्लाई मस्ट बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। जो पर्सन होना चाहिए, जो आदमी सप्लायर है ना, देखो, सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन मतलब जो सप्लायर है ना, ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर आपका ऑलवेज अ टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ये सप्लायर ऑलवेज ए टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। कितनी बात क्लियर है? हाँ सर, यहां तक की बात तो हमको क्लियर हो गई। साथ ही साथ देखो, एक सप्लायर, आपने यहाँ पे इसको कुछ फुटवेयर दिया, मान लो फुटवेयर, फुटवेयर का बॉक्स सप्लाई किया। ये रेसिपिएंट बनता है, देखो बैग्स में पैक करके लेके जा रहा है। ये जो रेसिपिएंट है ना, हो सकता है ये टैक्सेबल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं करता। कैन बी टैक्सेबल पर्सन और कैन नॉट बी ए टैक्सेबल पर्सन, दोनों ही कंडीशन चलती है। हो सकता है ये एक टैक्सेबल पर्सन हो और हो सकता है ये एक टैक्सेबल पर्सन ना हो। रेसिपिएंट के स्टेटस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम में देखो, मैंने अच्छे समझाया। एक सप्लायर है, जूते बेच रहा है, और ये आदमी देखो जूते लेके गया। तो हम टैक्सेबल पर्सन इस आदमी को देख रहे हैं, इसकी बात हम टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है इसमें नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर, यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। अब सर ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जो आपने बोला ना सर टैक्सेबल पर्सन, ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, तो इसकी डिटेल्स आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। और वो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको तुरंत पढ़ा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपको तुरंत में पढ़ा दूंगा। ठीक है सर। सर रिसिपिएंट भी तो सर कुछ होते हैं। हाँ हाँ हाँ, रिसिपिएंट भी होते हैं। वो आप ऑलरेडी जो डेफिनेशन पढ़ चुके उन्हीं की बात करें, लेकिन यहाँ पे रिसिपिएंट का स्टेटस नहीं देखा जाता। तो सर आपको एक बात समझ में आ गई कि जीएसटी अट्रैक्ट होगा कि नहीं, सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी है कि नहीं, ये जानने के लिए सर आप क्या करते हैं सर, सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी है कि नहीं है, इस चीज को जानने के लिए आप सप्लाई मेड और टू बी मेड टू अ टैक्सेबल पर्सन देखते हैं। दूसरी बात, सप्लाई मस्ट बी टू अ टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, यहां से क्या पता चला, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन लगनी चाहिए। हैवी लग रहा है क्या? बहुत इजी है। अब सुनो, इस एग्जांपल को देख लो, काम हो गया। टैक्सेबल पर्सन करे, टैक्सेबल पर्सन कहां पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अ सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी वुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, हेंस अ सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी। मतलब अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाता है। अब एक छोटी सी बात, सर टैक्सेबल पर्सन तो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, तो अभी कैसे पता चले नॉन टैक्सेबल पर्सन क्या है? मान लो एक आदमी का एनुअल टर्नओवर 10 लाख रुपए है, तो अगर ये शॉप खोल के बैठा है ना, तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है। ठीक, इतना बता दे रहे हैं तुमको। 10 लाख टर्नओवर है मान लो,
लिमिट ऊपर होती है 20 लाख 40 लाख की लिमिट है, वो चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे। अभी समझो 10 लाख का टर्नओवर है, इसको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, तो ये नॉन टैक्सेबल पर्सन है। इस आदमी ने सप्लाई कर दिया किसी को 5,000 रुपए का, मान लो गुड्स बेच दिया, शूज बेच दिए, 5,000 रुपए के शूज बेच दिए, तो यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं की जाएगी, नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अज्यूम करिए इसका टर्नओवर 45 लाख रुपीस है, ठीक है, अगर इसने किसी को वही 5,000 रुपए के शूज बेचे हैं तो 18% का जीएसटी इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये फर्क होता है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में। सप्लाई दोनों केस में, यहाँ पे भी जूते सप्लाई हुए हैं, यहाँ पे भी जूते सप्लाई हुए हैं। ऊपर जो जूता गया वो नॉन टैक्सेबल पर्सन था, इसलिए जीएसटी की बात नहीं करेंगे। नीचे जो है वो टैक्सेबल पर्सन है, इसलिए जीएसटी की बात करेंगे। अब आपके अंदर थोड़ी बहुत बात आएगी, सर हाँ तो जो नीचे वाला बच्चा बंदा है ना, मतलब सर ये वाला, ये जो टैक्सेबल है, इसको तो 18% महंगा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। 18% महंगा प्रोडक्ट बेचेगा तो कोई इससे खरीदेगा ही क्यों, सभी इसी के पास पहुंच जाएंगे। आपका ये कंसेप्ट थोड़ा गलत है, बिकॉज जूते पे एमआरपी भी तो होगी, और जब ये जीएसटी पे करेगा ना, तो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे कि सर आईटीसी लेगा भी तो। सेकंड थिंग, अगर दुनिया के सब लोग इसी से जाके परचेस करने लगेंगे, सस्ता बेचता है सस्ता बेचता है, तो एक बात सोचो ना, तो इसका भी टर्नओवर तो कहीं ना कहीं 40 लाख क्रॉस कर जाएगा, और इसको भी फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। बहुत सी चीजें आप एक डायरेक्शन में होके नहीं सोच सकते। अभी समझ में आ रहा है? तो अभी जितना समझाए उतना समझो कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जो चैप्टर 7 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करो सर टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है। फॉर सप्लाई, for a supply to attract GST, the supply must be a taxable supply. अब डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर 3 और चैप्टर 4। मतलब सर क्या मजाक कर दिया आपने, बोला चैप्टर 7 चैप्टर 3 चैप्टर 4, इन सब चीजों को पहले देखिए। इसका सीधा सा मतलब बेटा ये है कि अभी बस इतना समझो कि किसी भी सप्लाई के ऊपर, किसी भी सप्लाई के ऊपर, देखो ये बुक है, ये तो एग्जेम्प्टेड है, वैसे मैं बता दूं बुक्स एग्जेम्पशन में आती है, देखो लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, एक सेकंड में दिखा रहा हूं। इसके ऊपर नहीं लगा, जब आप सीडीएस पोर्टल पे जाते हो बुक खरीदते हो, सीडीएस पोर्टल आईसीआई वाला, तो वहां पे लिखा रहता है जीएसटी एग्जेम्प्टेड। तो कोई भी गुड, ये गुड्स सप्लाई है ये तो ठीक है, लेकिन ये सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर ये जानना है। जैसे मान लो कोई भी गुड सप्लाई है, ठीक, पता लगा कि ये गुड्स ऐसे मूव हुआ, सप्लाई है, अब इस सप्लाई पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए दो कैटेगरी है, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। अब सर बात करिए कुछ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की, जो इतनी इजी बात है ना, आप डेली इन चीजों से डील करते होंगे रोज रोज, समझे सरफरोज? ठीक है सर जी। सेक्शन नंबर 8, वेरी 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 इजी टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे इजी तो कोई टॉपिक बना ही नहीं आज तक। ठीक है सर। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, देखो सप्लाई दो तरीके की बोली जाती है, अब समझना, नालायक लोग सब लोग इधर आ जाओ। आप जनरली देखा होगा, आप लोग बहुत सी चीजें खरीदने जाते हो तो कई चीजें किट में मिलती है, एज लाइक शेविंग किट, शेविंग किट्स आपको मिल जाती है एक साथ, बहुत जगह आपने देखा होगा ना मिल रही है शेविंग किट। हाँ सर। और बहुत सी चीजें आप ग्रोसरी के जब आइटम खरीदने जाते हो तो आप देखो इंडिविजुअल खरीदते हो, जैसे आपने सोप खरीदा, आपने शैम्पू खरीदा, आपने ब्रश खरीदा, आपने टूथपेस्ट खरीदा, आपने डिफरेंट टाइप की चीजें खरीदी, इस तरीके से भी जाके खरीदते हो ना। हाँ सर, हम इस तरीके से भी तो खरीदते हैं। तो आपका ना गुड्स खरीदने का तरीका बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग तरीके से आप लोग गुड्स खरीदते हो। सर अब इमेजिन करो, एक बार आप खरीदो, ये वेरियस आइटम्स आपने खरीदा, लेकिन हर आइटम को आपने एक ही शॉप से खरीदा, हर आइटम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आप मान लो यहाँ पे शूज खरीदे, उसके बाद आपने यहाँ राइस खरीदा, शूज और राइस का कोई रिश्ता नहीं आपस में, लेकिन आपने एक ही शॉप से खरीदा, एक ही इनवॉइस में लिख के आ जाएगा। ठीक है हाँ सर। कुछ प्रोडक्ट सर आप ऐसे खरीदते हो, जब आपने गए और आपने गिफ्ट हैम्पर्स ले लिए, बहुत सी जगह आपने देखते हो ना गिफ्ट मिलते हैं, दिवाली के टाइम में गिफ्ट हैम्पर्स बने बनाए दिए जाते हैं, उसके अंदर टेडी बियर भी होता है, चॉकलेट भी होता है, रोजेस भी होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। सर कई बार आप वो परचेज करते हैं, कई बार सर आप, जैसे आप सब लोग मोबाइल फोन सर परचेज करते हो, आप लोग मोबाइल फोन सर परचेज करते हो, तो सर जब मोबाइल फोन का बॉक्स खोलते हो तो अंदर चार्जर भी रहता है, डाटा केबल भी रहता है, ईयरफोन भी रहा करता था, ठीक है, तो वेरियस चीजें परचेज हो जाती है ना, वहां पे एक सिंगल प्राइस के लिए चार्ज हुई। तो जब डिफरेंट टाइप के सेल्स ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत सी उलझने आ गई थी। अभी समझो बात को, अगर डिफरेंट टाइप्स के सेल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं,
अज्यूम करो आप गए बाइक बनवाने, बाइक वाले ने बोला कि हाँ सर ये स्पेयर पार्ट्स लगेंगे प्लस 1000 रुपीज मेरी सर्विस चार्ज, उसने आपको टोटल बिल पकड़ा दिया 3000 रुपए का। अब सर जीएसटी कैसे लगा? तो उन्होंने एक तो पहली बात समझाई बात कि इनवॉइस कैसे बनेगा, उन्होंने समझाया कि इनवॉइस आप कैसे बनाओगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जीएसटी रेट कैसे लगेगा, सब कुछ उनको बताना पड़ा था। अज्यूम करिए एक चीज में 5 प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, चलो अभी आगे आओ, यहीं पे आओ सर, आगे आओ। इन्होंने ना चीजों को बाइफरकेट करने के लिए सप्लाई को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ठीक, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है सर जी, ये बात तो समझ में आ गई। अब सर एक छोटी सी बात सुनो, सर एक छोटी सी बात सुनो, अभी देखो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है इस चीज को समझो, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है इस चीज को समझो। सर आप गए एक मोबाइल शॉप पे, आपने परचेज किया मोबाइल, आप सर क्या कर रहे हो, शॉप से आप क्या कर रहे हो सर, परचेज कर रहे हो मोबाइल। जरा आराम से बातें को सुनना। अब आपने जो मोबाइल फोन लिया है, क्या उस मोबाइल फोन के साथ बैटरी आपको मिलती ही मिलती है, बैटरी इनबिल्ट लगी होती है, दैट्स इट्स इंटीग्रल पार्ट। मोबाइल फोन के ऊपर जीएसटी 18% है, बैटरी के ऊपर जीएसटी 28%। अब क्या करें, क्योंकि बॉक्स को जब आप परचेज करते हो ना सिंगल रेट में मिलता है, क्या करें। सर एक ट्रांजैक्शन और है जो एग्जांपल में मैंने लिखा है, होटल एकोमोडेशन। बात समझो, आप गए होटल गए, आपने कहा कि चलो ठीक है सर मैं 3 नाइट 4 डेज का स्टे ले रहा हूं। अब 3 नाइट 4 डेज का जब आपने स्टे लिया बॉस, तो आपको प्राइस पड़ा लेट से 4350 इंटू, छोड़ो ना यार इतना क्यों कैलकुलेट कराना, लेट से आपको प्राइस पड़ा 45,000 रुपीज। अब आपने होटल में स्टे लिया 45,000 का, पूरा एक पैकेज लिया, इसमें पता है क्या क्या इंक्लूड है, सुन लो, इसमें इंक्लूड है मील, ब्रेकफास्ट, चलो आपको ब्रेकफास्ट देंगे वो 3 दिन तक, जब आप उनके होटल में रुके हो डेली वो आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खिलाएंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो 2 सर्विस हो गई। सर एक होटल में जब आप रहने गए तो होटल में रहने के लिए होटल एकोमोडेशन की सर्विस आई, सर दूसरी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की सर्विस भी हो गई, जिसको आप कह सकते हो रेस्टोरेंट सर्विस। तो सर इन दोनों सर्विस के लिए आपने तो प्राइस केवल 4500 पे किया। अब क्या करें, क्योंकि होटल वाले पे जीएसटी लग रहा है आपका 18% से, होटल वाली सर्विस पे जीएसटी लग रहा है 18% है, ब्रेकफास्ट वाले पे लग रहा है 5% से। ये लोग परेशान, इन लोगों ने कहा 45,000 हम 5% से लगाएंगे, गवर्नमेंट कहती है नहीं 18% से लगाओ, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट तो आ रहा था ना, समझ रहे हो अभी भी। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, एयर कंडीशन, एयर कंडीशनिंग, एयर फ्लाइट टिकट, चलो एयर फ्लाइट टिकट्स के बारे में बात करते हैं बॉस। एयर फ्लाइट टिकट है, सुन लो मेरे भाई, मेरे भाई लोग, एयर फ्लाइट टिकट है। आपको पता है ना कि वो लोग भी, अगर आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा रहे हैं और वाया एयर जा रहे हैं तो आपको ऑन बोर्ड फूड मिलता है, ऑन बोर्ड फूड। तो सर अगेन ये रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस के साथ साथ आप क्या होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एक पैसेंजर को उठा के दूसरी जगह छोड़ा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो सर यहाँ पे अगेन 2 सर्विसेज जुड़ के आ गई। अब इसका जीएसटी रेट 5% है, इसका जीएसटी रेट 28% है, तो किस कौन सा, मान लो टिकट थी 3,000 रुपए की, तो 3,000 रुपए पे 5% का जीएसटी चार्ज करेंगे 28,000 का, 28% का, क्योंकि प्राइस दोनों का हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कि कितने रुपए का बंदे ने खाना खाया और कितने रुपए ट्रैवल में गए, वो टिकट के प्राइस में चीजें इंक्लूड होती हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ सर जी हम तो समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए ना, अच्छा बेसिक एक और एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, जब आपने वीडियो लेक्चर लिया, हमारा वीडियो लेक्चर लिया, ठीक है, तो हम क्या क्या भेजे आपको, हमने आपको क्लासेस की सीडी भेजी, पेन ड्राइव भेजी, ठीक है, पीडी भेजी, क्लास पीडी भेजी, ठीक, प्लस हम आपको और क्या भेज रहे हैं, सर हम आपको बुक्स भेज रहे हैं। अब सर ये क्लास पीडी प्लस बुक्स प्लस हम आपको तो कुरियर फैसिलिटी भी दे रहे हैं, कुरियर फैसिलिटी भी दे रहे हैं, कुरियर करा के आपके पास चीजें पहुंच रही हैं। हाँ सर, तो सर एक बात बताइए, आपने मेरे को पे किया है 5,000 रुपीज, जो कि मेरी इनकम टैक्स की क्लास की कॉस्ट है फॉर मे 23, ठीक है सर। सर 5,000 रुपए में ये क्या कुरियर चार्जेस कहाँ से आ गए? भैया हम आईसीआई की बुक से पढ़ाते हैं, पढ़े बता दे रहे हैं, अभी इस पे क्वेरी मत करते रहना, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखिए वेरियस सर्विस मिली ना, पहले तो आपको टीचिंग सर्विस मिली, आपको कोचिंग की सर्विस मिली कि नहीं मिली, जल्दी बोलो हाँ। प्लस सर आपको बुक भी मिला, प्लस कोरियर करा के आपको ट्रांसपोर्ट भी कराया गया चीजें। तो सर यहाँ पे तो देखिए एक सर्विस है क्लास की
एक्सेस देना, दूसरा किताबें देना, तीसरा कुरियर सर्विस देना। तो इसको कैसे क्लासिफाई करें? किताबों पे तो जीएसटी नहीं है, इस पे तो निल है, क्लासेस वाली पे 18% है, तो सर हम कैसे इसको बारफिकेट करें? अलग अलग बिल बना दें क्या? तो भाई मिनट के रुको, उन्होंने बोला हम लोग बैठे हैं, हमें पता है कि आप लोगों के पास बहुत सी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, तो अब हम बताते हैं कि चीजें होती क्या है। एक होती है कंपोजिट सप्लाई और एक होती है मिक्स सप्लाई। अब बात समझते जाना, एक होती है कंपोजिट सप्लाई, एक होती है मिक्स सप्लाई। अब बात को समझो सर, कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट एंड, सुनो, कंपोजिट सप्लाई का मतलब टैक्सेबल पर्सन ने रिसिपिएंट को जो सप्लाई दी, एंड कंप्राइज ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, उसमें दो या दो से अधिक टैक्सेबल सप्लाईज जुड़ी हुई हैं ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर एनी कॉम्बिनेशन देयर टू, चाहे गुड्स उसमें ज्यादा है, गुड्स 50%, सर्विस 40% है, सॉरी गुड्स 50%, सर्विस 50% है, गुड्स 20%, सर्विस 80% है, किसी भी कॉम्बिनेशन में गुड्स और सर्विस, दो गुड्स और सर्विस जुड़ी हुई हैं और वो नेचुरली बंडल्ड है। अब सर नेचुरली बंडल्ड का ही तो मजा है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है यहाँ पे, and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is principal supply, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। अब देखो होता क्या है, जब आप वीडियो लेक्चर्स लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएं, तो ये लेक्चर प्लस बुक प्लस कोरियर फैसिलिटी, ये तीनों क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है क्या? ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है? और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या ऐसा ही नहीं होता है? आप बताओ, क्या ऐसा ही नहीं होता ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? रेस्टोरेंट में आप जाते हो, सोचते हो खाना ब्रेकफास्ट हमें मिले, तो क्या सारे रेस्टोरेंट वाले कहीं ना कहीं ये ब्रेकफास्ट की सर्विस फ्री में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये नेचुरली बंडल कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है? हाँ सर कर दिया गया है। और उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। बोले तो आप क्या केवल कोरियर फैसिलिटी लेना चाहते हो हमसे? नहीं, केवल बुक ही चाह रहे हो? हाँ, अगर केवल बुक परचेज करोगे तब ना चाह रहे हो, तो भी बुक प्लस कोरियर मिलेगा। अगर आपने लेक्चर परचेज किए तो आपका क्लास करना प्राइमरी है फैसिलिटी माना जाएगा, बाकी चीजें क्या है उसके साथ एंसिलियरी टू प्रिंसिपल एक्टिविटी है, एंसिलियरी टू प्रिंसिपल है। लेक्चर पर लेना आपका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्टिविटी कहलाएगा, बाकी दोनों क्या है? एंसिलियरी टू प्रिंसिपल एक्टिविटीज। तो इस तरीके की सप्लाई को जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, वो इस तरीके की सप्लाई को क्या कहते हैं सर? बोल दो भाई, जो सप्लाईयां नेचुरली बंडल्ड होती हैं उसको क्या कहते हैं? लिखो, आज तो हम कमेंट आपके देखना, लिखो। हाँ, इसको हम सर क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, एग्जैक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट बात है, इसको कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। अब देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विस आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। सर ये क्यों लिखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिक? वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आप क्या चाहते हो? देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोले तो समझो, बात को समझो उसके बाद कुछ बोलना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपने बोला कि मेरे को ना एक शेड बना के दो मेरी कार के लिए, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? कार के लिए शेड चाहते हैं ना, वो उसके लिए ब्रिक्स लाता है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टर ब्रिक लाएगा और सीमेंट लाएगा, कुछ स्टील बार्स लाएगा, दुनिया भर की चीजें लाएगा, फाउंडेशन लाएगा, क्रिएट करके दे देगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो तो हो सकता है उसकी लेबर कॉस्ट पड़ी हो 1 लाख रुपीज की और मटेरियल कॉस्ट पड़ी हो 4 लाख रुपए की, फिर भी उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज अ सर्विस बताया जाएगा और उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। भले गुड्स बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट था, गुड्स की वैल्यू 80% थी, फिर भी उसका जो प्रिंसिपल सप्लाई क्या था, आपको बना के एक शेड चाहिए था, आपको सर्विस चाहिए थी, आपको कुछ बनवाना था, तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इसी तरीके से सर रेस्टोरेंट में कुकिंग सर्विस लेने आप जाते हो, आपको रेडीमेड फूड खाना होता है, आप पोटैटोज टोमेटोज खरीदने नहीं जाते हो कि भाई पनीर आधा पाव मिल जाए, ऐसे ही नहीं जाते हो आप चाहते हो पनीर की सब्जी मिले, मतलब प्रिपरेशन हो। भले आपकी कोई डिश है जो 700 रुपीज की डिश है, उसमें फूड कॉस्ट 500 रुपए है और प्रिपरेशन कॉस्ट 200 रुपीज है, भले फूड कॉस्ट कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, रेस्टोरेंट सर्विस को फूड कितना भी महंगा क्यों ना हो, ऑलवेज वो सर्विस में ही क्लासिफाई किया जाएगा। बस यही छोटी सी बात थी, यही छोटी सी बात, और इसके एग्जाम्पल पढ़ोगे और भी मजा आएगा। एक बार पढ़ लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक कुछ ऐसे चैप्टर्स है यहाँ पे, ओके, कोई दिक्कत? सर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? प्रिंसिपल सप्लाई means the supply of goods or service which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any others forming part of other composite supplies is ancillary। मतलब कुछ नहीं है यार, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो प्रीडोमिनेंट हो, आपने पैसेंजर को
पैसेंजर एयरक्राफ्ट में पैसेंजर दिल्ली से चेन्नई जाता है, तो दिल्ली से चेन्नई जाने का जो उसने सर्विस लिया है वो प्रीडोमिनेंट है, बीच में जो उसको ब्रेकफास्ट मिला वो उस प्रीडोमिनेंट से जुड़ी हुई एंसिलरी है। आपने होटल में स्टे किया तो एकोमोडेशन आपका प्राइमरी था, बाकी जो मिला वो एंसिलरी था। आपने लेक्चर परचेज किए, लेक्चर करना आपका प्राइमरी था, जो आपको बुक कुरियर मिली वो आपकी एंसिलरी एक्टिविटी थी। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या हो गई, सॉरी मैं गलती से प्रीडोमिनेंट, प्रिंसिपल एक्टिविटी हो गई ये चीजें। ठीक है, ठीक है सर जी। अब ये बहुत इजी पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर से हम आपको रिकॉल करा देते हैं। हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये चीजें बंडल वे में होती है या नहीं होती हैं। तो पहली चीज देखेंगे द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर फॉर द सर्विस रिसिपिएंट। कंज्यूमर क्या सोचता है कि सर्विस कैसे मिले। एग्जाम्पल, मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विथ बैटरी। अब आपको एक मजे की बात सुनो, कॉमेडी, कॉमेडी की बात। बहुत पहले यहाँ पे पता है क्या लिखा होता था, मोबाइल फोन्स विथ मोबाइल चार्जर। अब एप्पल ने क्या किया कि चार्जर देता ही नहीं है, अलग से बिक रहे हैं। तो क्या हो गया कि भैया चार्जर तो अलग से भी बिक सकते हैं और बिना चार्जर के मोबाइल फोन बिक रहे हैं। तो अब मार्केट में ये बन गया ना कि भैया बिना चार्जर के भी मोबाइल फोन बिक सकते हैं, तो अब इसको प्रीडोमिनेंट कैसे बनाया जाए। लेकिन मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी, अब ऑलवेज जस्टिफाई हो गया, यहाँ बिना बैटरी के तो मोबाइल बिकता नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एप्पल के कारण ये एग्जाम्पल बदल दिया गया, जहां पे लिखा था ना मोबाइल फोन विथ चार्जर, वहां पे आ गया मोबाइल फोन विथ बैटरी। पहले क्या था, पूरा मोबाइल फोन विथ चार्जर विथ ईयरफोन, ईयरफोन गया बैटरी गई, सॉरी ईयरफोन गया चार्जर गया, अब कुछ साल बाद ये बैटरी भी जाने वाली है। चलो कॉमेडी खत्म, दूसरा पे आओ। मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइडिंग सिमिलर बंडल ऑफ सर्विस। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत से सिमिलर टाइप की सर्विस दी जाती हो, होता है सर। आप मंदिरों में जाओ, किसी स्पेसिफिक मंदिरों में, तो वहां पे ना पंडित जी लोग पूरा थाली वाली भी लेके आ जाते हैं। देखो एग्जांपल, बंडल ऑफ सर्विस ऑफ कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज अ बंडल ऑफर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस। बहुत सी एयरलाइंस क्या देती हैं, ऑन बोर्ड आप फूड लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए, थोड़ा बहुत स्नैक्स लीजिए, और फिर एयर पैसेंजर की सर्विस भी लीजिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी लीजिए। 98% जगह चलता है। तो ये भी क्या हो गया सर, ये कंपोजिट सप्लाई है जो हर जगह चल रही है। ये भी सर क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। ठीक, ठीक है सर जी। तीसरा देखो, द नेचर ऑफ द वेरियस सर्विस इन अ बंडल ऑफ सर्विस विल आल्सो हेल्प इन डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि एग्जांपल समझो, सर्विस स्टे इन होटल ऑफन कंबाइन विद प्रोविजन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडिंग फ्री कॉस्ट ऑफ ड्यूरिंग द स्टे। आप होटल में रहिए, आपको ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री मिलेगा। सच सर्विस इज एंसिलरी सर्विस टू द प्रोविजन ऑफ होटल एकोमोडेशन। तो आपको, आप होटल में रहोगे, जब आप इस होटल के बेड पे सो जाओगे, होटल के इस बेड पे सोगे तभी ना सुबह उठोगे और आपको ब्रेकफास्ट, और रात में सोने जाओगे तो डिनर मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट और डिनर एंसिलरी है, मेन क्या है, होटल एकोमोडेशन की सर्विस आपको यहाँ दी जा रही है। तो भैया ये जो है ना रेस्टोरेंट पैकेज वगैरह वुड बी ट्रीटेड एज सर्विस नेचुरली बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये आपको खाना देना और सोने के लिए जगह देना, होटल एकोमोडेशन के लिए ये नेचुरली बंडल सर्विस मानी जाती है। फोर्थ मोस्ट इजी, मैं लास्ट एग्जांपल है, अदर इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स इंडिकेट ऑफ बंडल ऑफ सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ और बातें बताई जा रही है जिससे आप ये समझ सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीजें नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है। जैसे कि द एलिमेंट आर नॉर्मली एडवाइज्ड एज अ पैकेज, नॉर्मली कहा जाता है एज अ पैकेज की तरह दे दीजिए इस एलिमेंट को, नॉर्मली ऐसा ही होता है, पैकेज में जाता है। या द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, और डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली नहीं मिलते हैं। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, ये अलग अलग नहीं मिलता है, सेपरेटली नहीं मिलता है। आज की डेट में इनबिल्ट मोबाइल के अंदर बैटरी आ रही है, तो मोबाइल और बैटरी अलग अलग नहीं मिलती है। जब हम लोग लैपटॉप्स लेते हैं तो लैपटॉप में भी बैटरी लगी है, वो अलग अलग नहीं मिलती है। लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, हिंज होती है, वो अलग अलग नहीं मिलती है, वो उसमें जुड़ी हुई मिलती है। तो इस तरीके से दीज आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। इस पेन की निब अलग से नहीं मिलती है, दीज आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, देयरफॉर इस चीज को कहा जाता है कि ठीक है भैया ये चीज नेचुरली बंडल है। द डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटीग्रल टू वन ओवरऑल सप्लाई, और ये दोनों ना वन ओवरऑल सप्लाई के हैं। अगर इसकी टिप निकाल दे तो ये पेन किसी काम की नहीं, इसके लैपटॉप की स्क्रीन निकाल दे तो लैपटॉप किसी काम का नहीं। तो ये इंटीग्रल पार्ट है वन टू अनदर। if one or more is removed, the nature of supply would be affected। अगर इसमें से एक भी पार्ट निकाल दिया जाए तो नेचर ऑफ सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी।
इसका मतलब आप समझा सकते हैं कि ये कंपोजिट सप्लाई है। कैसे कि भैया नॉर्मली बंडल में ही आती है और ये अलग अलग अवेलेबल नहीं है, नेचुरली बंडल में ही आती है। नॉर्मली ये चीजें बंडल में ही एक्सपेक्ट करता है कस्टमर, अलग अलग जल्दी मिलती भी नहीं है। और अगर अलग अलग इनको कर दिया जाए ना तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इससे सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी। ऐसा एक मान लो ये पंखा है तो पंखे के हम ब्लेड्स अलग कर दिए, ब्लेड अलग बेच रहे हैं और पंखा का मेन पार्ट अलग बेच रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। फिर जो सप्लाई है वो आपके अफेक्ट हो जाएगी। इस पेन में से मैं निब निकाल दूं और ये अलग बेचूं, कोई सेंस नहीं बनता, अफेक्ट हो जाएगी सप्लाई। और नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पेन के साथ निब मिलेगी। इट मीन्स अगर आपको समझना है कि कोई भी चीज क्या है, नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है, सॉरी, कोई भी चीज कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं है, तो पहले देखेंगे क्या वो नॉर्मली एज अ पैकेज बिकती है और क्या दोनों अलग अलग नहीं मिलती है। जनरली दोनों अलग अलग नहीं बिकती है और अगर एक से दूसरे को अलग कर दिया जाए तो जो सप्लाई है ना वो अफेक्ट हो जाएगी। तो समझ लेंगे कि भैया ये कंपोजिट सप्लाई है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ बता रहे हैं। इतना क्लियर हो गया ना? हाँ सर, इंपॉर्टेंट लाइन सुनो। नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला can be laid down to determine whether a service is naturally bundled in the ordinary course of business। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये कह पाए कि ये सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है। कोई भी ऐसा स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है। अरे यार तुम खुद सोचो ना मेरे बाबू, इसके पहले मोबाइल फोन के साथ चार्जर मिल रहा था नेचुरली बंडल्ड, अब चार्जर अलग बिकने लगे हैं तो नेचुरली बंडल्ड। ईयरफोन तो एकदम गायब हो चुके हैं मोबाइल बॉक्सेस से, तो अब वो नेचुरली बंडल्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वही बोला है, कोई स्ट्रेट स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है इस चीजों को चेक करने का कि वो नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है। आपको केस टू केस देखना पड़ता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखिए आप जरा एक बार, पढ़ो यार, चलो दिखाते हैं, ये वाला पढ़ो। पी मैन्युफैक्चर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विथ चीकू लिमिटेड, चलो, चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स पैक्ड इन designer boxes at Chico Limited outlet. Further, P manufactured would also get them insured during the transit in this supply of goods, packing material, transport insurance, component supply. बताओ इसमें प्राइमरी सप्लाई कौन सी है? कुछ भी नहीं था, ये था यार कि गुड्स दो, शर्ट को पैक करो, पैकिंग को इंश्योरेंस करके आप फ्रेट में लगा दो, क्योंकि फ्रेट इंश्योरेंस एक साथ होता है ना, और हम तक पहुंचा दो। तो प्राइमरी सर्विस इसको क्या चाहिए थी? देखो क्या क्या आ गया, सप्लाई शर्ट की भी हुई, पैकिंग मटेरियल पैक करवाने की सर्विस भी ली गई, इंश्योरेंस फ्रेट की भी सर्विस ली गई। बट प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें? प्रीडोमिनेंट तो शर्ट है ना, अरे शर्ट है तो पीछे पीछे बाकी चीजें आई हैं। प्रीडोमिनेंट तो शर्ट है, तो सर शर्ट है प्रीडोमिनेंट, तो इसलिए यहाँ पे शर्ट के बारे में बात की जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि भैया शर्ट, सप्लाई ऑफ गुड शर्ट थी, इसका मतलब प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? सब शर्ट की सप्लाई है, बाकी सर्विसेज की नहीं। दूसरा एग्जांपल बहुत इजी इजी है, प्लीज, बहुत ज्यादा इजी इजी है, चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं। चलो, when a consumer buy a television set and he also gets mandatory warranty and a maintenance contract with the TV, this supply is a composite supply. In the above example, supply of TV is a principal supply, warranty and maintenance service are ancillary. एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया, टीवी, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 8 लाख रुपए, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस जो सर्विस देती है वो मान लो 5,000 रुपए इंक्लूडेड है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो ये 8,05,000 रुपए के ऊपर आपको जो जीएसटी आएगा वो एट द रेट 5% आएगा, जबकि जनरली जो सर्विस कॉस्ट होती है उसके ऊपर जीएसटी कितना होता है? 18%। लेकिन कंपनी जब इसके साथ ही 4 सर्विस फ्री दे रही है, और फ्री की सर्विस तो कहने के लिए फ्री की होती है, उसकी कुछ कॉस्ट तो होती है, तो उस कॉस्ट पे भी 8%, मतलब उस कॉस्ट पे भी ईवी वाला ही मतलब 5% का जीएसटी लगेगा। अभी बात नहीं समझ में आई होगी, मिक्स सप्लाई में और अच्छे से बात समझ में आएगी। अगर आप गाड़ी को मेंटेन करवाने जाते हो, गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो, 2,000 रुपए लगता है, तो वो 18% के रेट से टैक्सेबल होता है, ये जान जाओ। लेकिन चूंकि जब गाड़ी परचेज करने गए और गाड़ी परचेज करते समय उस गाड़ी पे आपको जो 4 सर्विस फ्री मिल रही है, वो 4 सर्विस फ्री का जो एक्चुअल कॉस्ट कंपनी को पड़ेगा ना, वो कंपनी भी उसको 4-5% पे ही टैक्सेबल करेगी, 18% पे नहीं करेगी। इसी तरीके से मान लीजिए जब आप टीवी परचेज करते हैं और टीवी लैपटॉप परचेज करते हो, लैपटॉप जाता है आपका 18% पे, अज्यूम करो 28% पे, ठीक है, तो इसकी जो वारंटी कॉस्ट होगी वो भी 28% पे टैक्सेबल कर दी जाएगी। ठीक, अलग से वारंटी ब्रीच हो जाने के बाद, जब मान लो लैपटॉप आपने लिया, लैपटॉप में कोई इश्यू आया,
प्रिंटर लिया, प्रिंटर में कोई इश्यू आया, उसका वारंटी 2 साल का था, 2 साल खत्म हो जाने के बाद जब उसको आप सर्विस स्टेशन ले गए और वहां पे सर्विस सेंटर ले गए, सर्विस की गई, तो मान लो जो भी कॉस्ट आया 1000 रुपए, उस पर तो 18% लगेगा। लेकिन जब फ्री वाली चीजें मिलती है ना और वो प्रिंसिपल के साथ मिलती हैं, तो प्रिंसिपल सप्लाई वाला ही रेट लगता है। अभी आगे समझा रहे हैं। A travel ticket from Mumbai to Delhi may include service of food being served on board, pre-insurance and use of airport lodge। ठीक है, सब कुछ आपको साथ में मिलता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हो, खाना भी खाते हो और आपकी जर्नी भी इंश्योर्ड होती है, तीनों सर्विस। लेकिन प्राइमरी आप क्या सर्विस लेना चाहे हो? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। In this case, the transportation of passenger constitute predominant element of the composite supply and it's treated as principal supply and all other supplies are ancillary। ठीक। अब सर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टैक्स रेट ऑन कंपोजिट सप्लाई ऑलवेज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई रेट लगता है। सर पूरे के पूरे बास्केट को क्या रेट लगेगा? मान लो 18,000 रुपए में ये पूरा फ्लाइट का टिकट था, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे अगर 5% जीएसटी लगता है तो 5% का ही रेट लगाया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी। अब सर अब हमको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब हम बात करेंगे मिक्स सप्लाई। अब बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जब सर हम बात करेंगे मिक्स सप्लाई की। क्या आप बात करते हो सर मिक्स सप्लाई में ज्यादा समझ में आएगा? जी हाँ, मिक्स सप्लाई में बहुत ज्यादा जल्दी से बात समझ में आएगी। देखो अब इसका फायदा उठा के क्या कुछ लोग कोई भी चीजों का एक पैकेट बना के आपको नहीं पकड़ा देते? कोई भी चीजों का पैकेट बना के ग्रोसरी शॉप वाला कोई भी चीजों का ऐसे पैकेट बनाता, कहता है ये लो और इसमें प्रीडोमिनेंट है वेजिटेबल, पोटैटो, पोटैटो के ऊपर टैक्स नहीं, जाओ पूरा एग्जाम्प्ट। तो गवर्नमेंट का यार ऐसे थोड़ी होता है। हम बता रहे हैं ना कंपोजिट सप्लाई जो जनरली नेचुरली बंडल्ड है। अब कुछ चीजों को तुम जबरदस्ती बंडल में कर दियो, दैट इज मिक्स सप्लाई। सर कैसे जबरदस्ती बंडल में करनी है? देखिए देखिए सर, ये है वैलेंटाइन डे वाला जो गिफ्ट है जो आप लोग सब एक दूसरे को देते रहते हो। ठीक, कार्ड है, ये पता नहीं क्या है, ये चॉकलेट्स हैं, शैम्पू है, टेडी बियर है, दुनिया भर की चीजें हैं, शायद कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, कार्ड है, चॉकलेट है, रोजेज हैं। क्या ये सब कुछ नेचुरली बंडल्ड हैं? चॉकलेट के साथ रोज मिलता ही मिलता है, चॉकलेट के साथ टेडी मिलता ही मिलता है, परफ्यूम मिलता ही मिलता है उसके साथ? नहीं सर, ये मिक्स सप्लाई, जबरदस्ती का आपने इसको एक बंडल में बनाया है। इसी तरीके से अब आप एक ये वाला बंडल देखो, एक्टिव पॉपकॉर्न अलग मिलते हैं, किटकैट आपको अलग मिल सकती है, ये चॉकलेट अलग मिलती है, ये चॉकलेट अलग मिल सकती है, इसमें जो कॉफी है अलग मिल सकती है, रियल जूस अलग से बिकता है, ये जब और ये जो काजू है ये अलग से बिकते हैं। आपने जबरदस्ती एक बंडल बना के रखा है। सर ये देखिए स्टेशनरी का अलग से बंडल बना के रखा हुआ है, डायरी अलग मिलती है, पेन अलग मिलती है, सब चीजें अलग अलग मिल जाती हैं, आपने जबरदस्ती बंडल बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपने एक जबरदस्ती बंडल बना के रखा है इन चीजों का। बोलो बेटा, लग रहा है ना, देखने से पता तो चल रहा है ना, हाँ जबरदस्ती बंडल बना है। हाँ तो देखो, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। मिक्स सप्लाई का क्या मतलब होता है? टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर टू, चाहे दो गुड्स हो, दो सर्विसेज हो, चाहे कोई गुड्स और सर्विस हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अगर मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन, वो एक दूसरे के साथ बनाई गई हैं। दो चॉकलेट का बंडल बना दिए, एक उन्होंने टेडी बियर लिया, एक चॉकलेट ली, इसका एक बंडल बना दिया, वो खुद ही इन कंजंक्शन भी चीजें जबरदस्ती बना दी गई है फॉर अ सिंगल प्राइस, हम उसको एक ही प्राइस में बेच रहे हैं। व्हेन सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, और वो सप्लाई जनरली कंपोजिट सप्लाई नहीं होती। मतलब क्या चॉकलेट के साथ हमेशा टेडी बियर बिकता है? नहीं। बायर हमेशा एक्सपेक्ट करता है? ऐसा नहीं। तो सर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और जो सेलर है, उसने सप्लायर है, उसने जबरदस्ती दो या दो से अधिक गुड्स को, सर्विसेज को या किसी भी कॉम्बिनेशन को क्लब करके एक सिंगल प्राइस के लिए बेच रहा है, तो सर वो मिक्स सप्लाई कही जाती है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, यहां पे आओ, एग्जांपल देखो, एग्जांपल आओ। अच्छा पहले यहां पे आओ सर, पहला क्वेश्चन है हाउ टू डिटरमाइन इफ पर्टिकुलर सप्लाई इज मिक्स सप्लाई। अब कैसे समझेंगे? अ सप्लाई कैन बी मिक्स सप्लाई ओनली इफ इट इज नॉट कंपोजिट सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो मिक्स सप्लाई है। अब कुछ चीजें नेचुरली बंडल नहीं होती। अब देखिए भाई साहब, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब आप देखिए, एक बेकरी शॉप वाला था, वो एक किट बना के बेच रहा है बर्थडे पार्टी के लिए। वो कह रहा है कुछ फूड आइटम्स भी ले लीजिए, रियल का जूस ले लीजिए, 70 रुपए का है, इसके ऊपर एक सोम पापड़ी, सॉरी बेसन के लड्डू का पैकेट देता है, एक चॉकलेट देता है, एक केक का पार्सल देता है, कुछ इरेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक्स देता है। और अगर देखो इसको बंडल बना के दे रहा है, इसका एक किट बना के दे रहा है कौन? बेकरी शॉप। बेकरी शॉप वाला बेटा इसका एक बंडल बना के दे रहा है। किट का प्राइस है आपका 1000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये देखो किट का प्राइस उसने बोला है 1000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब इस किट में कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 चीजों का अलग अलग प्राइस अगर आप देखो
तो ये 200 रुपए का है, इसके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। प्लीज बात को समझ लो नालायक, इधर देख लो, ये 150 रुपए का है, इस पे ऊपर 12% जीएसटी लगता है, मतलब इसके ऊपर 18 रुपए जीएसटी लगना चाहिए। चॉकलेट के ऊपर 28% जीएसटी लगता है, 100 रुपए की चॉकलेट है, 28 रुपए जीएसटी लगना चाहिए। 400 का केस है, 28% जीएसटी लगता है, 112 रुपए जीएसटी लगना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक 300 रुपए की है, 18% जीएसटी के हिसाब से 54 रुपीज जीएसटी बनता है। तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट अगर आप देखिए तो 1220 रुपीज आएंगे। इन सबको आप जब जोड़ोगे ना 200 प्लस 150 इस तरीके से 220 रुपीज आएगी। और इफ सोल्ड इंडिविजुअली 10 जीएसटी अमाउंट 244 रुपए 40 पैसा आएगा। मैंने बताया ना, जैसे कि 70 रुपए पे 8 रुपए 40 पैसा जीएसटी आ रहा है, 8 रुपीज 40 पैसा जीएसटी आ रहा है। आप कैलकुलेट करोगे तो इतना कम जीएसटी आएगा। तो कॉस्ट टू कस्टमर पड़ेगा 1464 रुपीज, 1464 रुपीज 40 पैसा। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या किया, ये होशियार शॉपकीपर, होशियार चंद्र नाम इसका रखो, ये होशियार चंद्र बोला मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, इसलिए हम इसको एक किट बना देंगे और किट बिकेंगे 1000 रुपए का। जो किट की कॉस्ट पड़ रही थी 1220 रुपए एमआरपी से, एमआरपी नहीं बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे, इसके ऊपर अब अलग से जीएसटी लगेगा, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो 1220 रुपए किट की कॉस्ट पड़ रही थी वो पड़ रही 1000 रुपए। क्लियर क्लियर सर। अब जीएसटी एप्लीकेबल इसके ऊपर क्या पड़ेगा आपका 28% टू 80 रुपीज, 1280 रुपए आएगा। सर हाँ सर, यहाँ पे तो फिर भी कस्टमर को कम प्राइस पड़ रहा था। अरे यार ये चीज नहीं देते हैं, डिस्काउंट है ये। लेकिन ये चीज देखो ना, अब ये जो जूस पे 12% का जीएसटी था, अब 1000 रुपए कारण उस जूस पे भी 28% का जीएसटी पड़ जाएगा। होता क्या, अगर इस तरीके का कोई काम होता ना, तब प्रॉब्लम क्या आती कि सर जीएसटी का रेट क्या लें। तो लोग क्या करते, जीएसटी का रेट लेते सर लोएस्ट वाला। तो भाई सीधी बात, नो बकवास, गवर्नमेंट ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। गवर्नमेंट बोलती है कि टैक्स रेट ऑन मिक्स सप्लाई, सप्लाई और सर्विस अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जिसपे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है ना, बस वो हो जाएगा सप्लाई का। मान लो इसमें 1 रुपए का कोई आइटम होता है जिसपे 38% जीएसटी लगता, 40% जीएसटी लगता, तो पूरा का पूरा किट 40% जीएसटी पे चल जाता। अब आप बोलोगे सर ये तो 70 रुपए का आइटम है, इस पे तो 12% लगना चाहिए था। तो मत बनाओ ना मिक्स सप्लाई, गवर्नमेंट कह रही है मत बनाओ ना मिक्स सप्लाई। मैंने बोला है मिक्स सप्लाई बनाओ, गवर्नमेंट का सीधा कहना है भाई मिक्स सप्लाई बना रहे हो तो हाईएस्ट रेट ही, जो उस किट के अंदर प्रोडक्ट पे हाईएस्ट रेट एलिजिबल है वही लगेगा। देखिए तो यहाँ पे जब हम पैक्ड फूड हुए, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ किए हैं तो हाईएस्ट रेट ही टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल्स अलोंग विथ रेफ्रिजरेटर। बहुत ज्यादा कंडीशन क्या होती है कि फ्रिज के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक बेच दी जाती है पूरी। आपने देखा होगा कोको कोला, पेप्सिको के केन, तो पूरी फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक होती है। तो भैया अब उसको क्या कहें, तो सीधी बात है बॉटल्स जो हैं एंड द रेफ्रिजरेटर कैन इजिली बी प्राइस्ड। बॉटल का प्राइस अलग और रेफ्रिजरेटर का प्राइस अलग इजिली किया जा सकता है। सोल्ड इंडिपेंडेंटली एंड नॉट नेचुरली बंडल, साथ में साथ ये नेचुरली बंडल तो नहीं है। सो सप्लाई और मिक्स सप्लाई, तो भैया ये मिक्स सप्लाई अगर आप एक साथ बेच रहे हो ना, तो इरेटेड वाटर पे अगर 28% टैक्स लग रहा है, जो फ्रिज के ऊपर भी 28% ही टैक्स लगा दो। दूसरी बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो यहाँ रिपीट हो गया, ये ऊपर वाला रिपीट हो गया, इसको हटा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझो, हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू अ सिंगल रेंट डीड, वन फ्लोर ऑफ विच इज टू बी यूज्ड एज रेसिडेंस एंड अदर फ्लोर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग प्रेस। मतलब एक घर था, एक घर है, इस घर के 2 फ्लोर है, एक फ्लोर सेकंड फ्लोर, आपने एक सिंगल डीड की कि राजू भैया को, राजू भैया ये घर के मालिक नहीं, राजू भैया आज से इस घर के किराएदार हैं, वो घर का इस्तेमाल करेंगे। राजू भैया ने क्या किया कि ये वाला पोर्शन यूज किया रेंट पे रहने के लिए, खुद रहते हैं, और इस वाले पोर्शन में उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस लगा दी। अब सीन क्या हो गया, और लम सम रेंट दे दिया, दोनों का मिला के दिया 25,000 रुपए। गवर्नमेंट कहती है भाई ये क्या मतलब की बात है, गवर्नमेंट ने, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जनरली लगता नहीं है लेकिन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सच रेंटिंग ऑफ 2 डिफरेंट पर्पज इज नॉट नेचुरली बंडल, ये 2 अलग अलग पर्पज के लिए रेंट हुआ है ना, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। दुनिया में हर आदमी के अपने घर में कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है नहीं, तो सर ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसी बात को कहा गया नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो भैया ये बिजनेस में आ जाएगा, द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नहीं होता, इसलिए ये सप्लाई मिक्स सप्लाई हो जाएगी, ये सप्लाई मिक्स सप्लाई हो जाएगी। क्यों, देखो फर्क क्या है ये रेंट वाले में, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंस के लिए रेंट पे लेते हो, सुन लो मेरी बात, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंस के लिए रेंट पे लगते हो तो जीएसटी नहीं आता है। और भाई कॉमर्शियल के लिए लेते हो तो रेंट पे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पज के लिए रेंट पे ले लेते हो, मतलब पर्पज अगर रेसिडेंशियल है तो भैया जीएसटी नहीं आएगा, पर्पज कॉमर्शियल है तो जीएसटी आ जाएगा।
तो यहाँ पे सर चूंकि दूसरे वाले केस में दूसरा वाला फ्लोर आप प्रिंटिंग प्रेस जीएसटी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ तो जीएसटी आ जाएगा। अब आपने एक ही एग्रीमेंट में दोनों को किया तो ये मिक्स सप्लाई मान के रेसिडेंस वाले पे भी जीएसटी ले लिया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी तो ठीक है, वरना चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी देखो यार, सप्लाई एकदम नई चीज है, बहुत अच्छे से चीजें नहीं तुरंत समझ में आ जाएगी। अभी पढ़ो, 3 बार तो मैंने ही लिख के रखा है इस चैप्टर को, आपको 3 टाइम्स पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत बेसिक चीजें हैं और ये देखो कितने चैप्टर इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। परेशान मत होना, बेसिक वाली क्लास मेरी कर लेना, तब आपको चैप्टर का फ्लो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर जी। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे कह दिया, यहाँ पे आपको सलून सर्विस में भी तो बहुत सी चीजें होती हैं। आप हेयर कट कराने गए हो, वो मान लो आपके हेयर ड्राई, हेयर कलर भी कर रहा है, शैम्पू भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप सर्विस लेने गए हो ना कि शैम्पू खरीदने गए थे। तो पूरी की पूरी जितनी भी कॉस्ट आएगी वो एज अ सर्विस क्लासिफाई की जाएगी सलून सर्विस में। ठीक ठीक है सर जी। तो आपको क्या पढ़ा अभी आपने? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब प्रीडोमिनेंट फीचर कोई एक होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल सप्लाई, जिस चीज को लेने के लिए आप गए थे और कुछ चीजें उसके साथ नेचुरली बंडल्ड फॉर्मेट में मिल जाती हैं। ठीक है, जो नेचुरली बंडल्ड होती है और इसमें जीएसटी का रेट होता है प्रिंसिपल सप्लाई का रेट। लेकिन मिक्स सप्लाई जबरदस्ती सप्लाई बना के आपको दिया जा रहा है फॉर अ सिंगल प्राइस, याद रखना, फॉर अ सिंगल प्राइस। जबरदस्ती अगर बना बना के दिया जा रहा है तो हाईएस्ट रेट ही टैक्सेबल होगा, हाईएस्ट रेट से जीएसटी जाएगा। उस पूरी किट में जिस प्रोडक्ट का रेट हाईएस्ट होगा उस रेट से जीएसटी लग जाएगा। अब एक टेंशन दिमाग में आएगा, उसको अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो सर, मोर देन वन सप्लाई मेड मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स्ड एट इंडिविजुअल रेट, ऐसा भी तो होता है। मोस्ट जनरल केस है ये, जो आपके दिमाग में आता है, ये मोस्ट जनरल केस है। आप शॉपकीपर के यहाँ जाते हो, राशन का पूरा सामान खरीदते हो, तो सबके तो इनवॉइस अलग अलग निकलता है। एक ही इनवॉइस में लिखता है ना कि दाल चावल चीनी आटा, शूज लिए, बूट पॉलिश लिए, ब्रश लिए, टूथपेस्ट लिए, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें ली, कॉम लिया, हेयर ऑयल लिया, सब कुछ लिया, उस पर लिखता है ना अच्छे से। तो सर वो मिक्स सप्लाई तो नहीं ना हुआ। यहीं पे देखो हम क्लियर कर रहे चीजें। मिक्स सप्लाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी क्या है कि ये किट प्राइस, सिंगल प्राइस में डिफरेंट आइटम दिया जाता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर अ सिंगल प्राइस, तब मिक्स सप्लाई होता है। ये सब कुछ एक प्राइस पे आपको मिल रहा है, फॉर अ सिंगल प्राइस। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर अ सिंगल प्राइस, ये सारे आइटम एक प्राइस के लिए ही दिए जाएंगे। इंडिविजुअल अलग 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 उनको नहीं बताया गया है दोस्त, इंडिविजुअल अलग अलग उनका प्राइस नहीं बताया गया है। अगर अलग अलग बता दिया जाए तो क्या होगा? देखो जैसे यहाँ पे लिखा है मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर टैक्स्ड एट इंडिविजुअल रेट। अब जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिया है सेम एग्जांपल। आप अपनी गाड़ी सर्विस कराने गए थे, ठीक है, गाड़ी सर्विस कराने गए हो, बात सुन लो नालायक कुछ लोग, बात सुनो। In case service of car involving supply of both goods, spare part or labor, where the value of goods or service shown separately, the goods or service would be leviable tax at the rate applicable on such goods or service separately। मतलब समझो, जैसे कि आपने गाड़ी सर्विस करवाई, अब ये भाई साहब बिल कैसे बना रहे हैं, देखो मोबाइल का उन्होंने लिखा 500 रुपीज, ठीक। उसके बाद उन्होंने लिखा, आपका खोला, ये वाला आपका जो शीशा था, ये वाला शीशा दिख रहा है, ओफो, ये वाला शीशा जी नालायक को दिख रहा है, ये वाला शीशा खराब था, इसको उन्होंने इंडिकेटर को चेंज किया, इंडिकेटर चेंज किया 1000 रुपीज में। बाद में इन्होंने देखा भाई विंडशील्ड की ग्लास टूटी हुई है, इन्होंने ग्लास चेंज किया, और ग्लास चेंज किया इन्होंने 10,000 रुपीज का। अगर इन्होंने टायर चेंज किया जो था तुम्हारा 5,000 रुपीज का, और अब इन्होंने बनाया सर्विस चार्ज, अपना बनाया इन्होंने 5,000 रुपीज का। अब बताओ इनवॉइस कैसे बनाएंगे ये? अब यहाँ पे इनवॉइस बना रहे हैं। अब क्या इन्होंने जो पूरी इतनी सर्विसेज दी, क्या ये पूरी की पूरी इतनी सर्विसेज सिंगल प्राइस पे दी हैं? क्या ऐसा कोई ठेका था कि 10,000 रुपए में सब कुछ मिलेगा आपको? ऐसा कहीं कुछ नहीं था। अब क्या हुआ, मोबिल अगर 500 का था, इसके ऊपर जीएसटी का रेट अज्यूम करिए सर, इसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना है? 18% है, तो ये 18% से जाएगा। इस पे मान लीजिए इंडिकेटर पे 12% है, तो 12% से जाएगा। ग्लासेस पे अज्यूम करिए जीएसटी का रेट 5% है, तो ये 5% टैक्सेबल होगा। टायर पे अज्यूम करिए 12% है, तो 12% टैक्सेबल होगा। लेकिन सर्विस चार्जेस पे 18% जीएसटी है, तो 18% टैक्सेबल होकर यहाँ पे इनवॉइस बन जाएगी। इज इट क्लियर विथ यू? इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, ये हमें क्लियर हो गया है। इतनी सर छोटी सी बात थी क्या? हाँ, इतनी छोटी सी बात, ये क्लियर हो गया है। अगर ये पूरी की पूरी सर्विस बोलता ना कि 5,000 रुपया लाओ गाड़ी बना के देंगे,
तो उस तरह आपका गाड़ी बनवाना सर्विस हो जाता, तो 18% से सब कुछ जाता। लेकिन वो सिंगल प्राइस में नहीं था ऐसा कुछ कि इतने रुपए में हम सब कुछ करके देंगे। उसने अलग अलग इनवॉइस की, हम उसने इतने 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले लिया है, और ले भी लेगा तो वो मिक्स सप्लाई में जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है भाई। पता नहीं गाड़ी में क्या क्या खराबियां निकले। ठीक ठीक है सर जी। There can be case where an activity transaction involves more than one supply of goods or service or both. एक से ज्यादा सप्लाई ऑफ गुड्स लग सकते हैं भाई, कोई नट बोल्ट भी तो खराब हो सकते हैं, उसको चेंज किया होगा। बट नाइदर दे आर कंपोजिट सप्लाई और नॉर दे कैन कैटरैक्ट इन मिक्स सप्लाई। जनरली ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है, सेलर ने बहुत से डिफरेंट आइटम्स को क्लब करके एक प्राइस में भी आपको नहीं बेच रहा है, तो ये मिक्स सप्लाई नहीं है। और ये कंपोजिट सप्लाई के मीनिंग में भी नहीं आता, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। हर किसी को क्या ग्लास चेंज करवाया जाता था, हर किसी का इंडिकेटर बदला जा रहा था? नहीं। तो ये नेचुरली बंडल्ड भी नहीं है। दैट इट ऑल सप्लाईज कैरी इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस, मतलब ये जो सप्लाई है ना, ये इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस रखा है, इसका अपनी खुद की पहचान है, अपनी खुद की पहचान है। इन सच केस द सेपरेट कंसिडरेशन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सप्लाई, ईच सप्लाई शैल बी चार्ज एट रिस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सप्लाई। तो इस केस में हर एक सप्लाई को इंडिविजुअल जो उसका रेट है उसके हिसाब से जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सर? यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है, आप रिवाइज करा दो, हम नहीं कराएंगे। एक रिवीजन वीडियो भी आपको कुछ कल परसों में मिल जाएगा। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन लर्न हो कैसे जाएगा सर? मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना लॉजिक, लॉजिक तो सर हम अभी आपको दे ही दे रहे हैं, आपको लर्न हो जाएगी चीजें। सर कुछ चीजों को ना ऑलवेज और ऑलवेज क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई की, प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है ये बताया जा रहा है। जैसे कि मान लो, पहले आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, तीन चीजें समझनी है, समझ लो इसकी। सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है? देखो जो टायर खराब हो जाते हैं ना, उसको सही किया जाता है, उसमें कुछ टायर वायर लगा के, उसमें रबड़ लगा के उस टायर को सही किया। जो टायर घिस जाते हैं उस टायर को सही करने के बाद, तो उसमें क्या होता है, इसको हमेशा टायर को सही करने में क्या होता है कि रबर यूज होता है, रबर प्लस सर्विस। तो सर इसको क्या कहा जाए, क्योंकि इसमें रबर बहुत ज्यादा अमाउंट में लगता है, अप्रोक्सीमेटली 80% रबर लग जाता है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 80% रबर लग जाता है, सर्विस 20% होती है। बट सर ये तो कंपोजिट सप्लाई में आ गया, क्योंकि जो टायर बदलवा रहा है, जो टायर सही करवा रहा है, वो टायर अपने घर से तो लेके, रबड़ अपने घर से तो लेके आएगा नहीं, है तो ये सर कंपोजिट सप्लाई। लेकिन क्या बोले, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस इसको बोलेंगे, क्योंकि सर उसको टायर सही करवाना है। देखो predominant element in is a process of retreading, which is a supply of service. Rubber used of retreading in an ancillary service supply, sorry, जो रबर उसके अंदर यूज होगा वो एंसिलरी सप्लाई है, लेकिन आप टायर को सही करना चाहते थे, रीट्रेडिंग टायर की करना चाहते थे, दैट इज आपका रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ retreaded टायर्स which are old टायर्स becoming belong to the supply related to tires is a supply of goods. सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स, अब देखो आपने ये वाली लाइन थोड़ा देखना यार, जो लाइन मुझसे भी मिस हो गई थी। देखो सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स, अब आपने यहाँ पे रीट्रेडिंग करके जो टायर दिए इसको, ये टायर आप वापस कर रहे हो, वेयर द ओल्ड टायर्स बिलोंग्स टू द सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर। जब ओल्ड टायर्स, आपने इसको एक ओल्ड टायर दिया था और ये बिलोंग करते हैं रीट्रेडेड टायर्स को, तो सर ये इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। इसका क्या मतलब, देखो आप गए टायर लेके, भैया मेरे टायर को सही करके दे दो, तो टायर को सही करके जब उसने दे दिया तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बट जब आप गए तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अब आप क्या किए, दो तरीके के कस्टमर आ रहे हो, प्लीज बात सुन लो। एक कस्टमर आया जो अपना टायर लेके आया, कहा भैया मेरे टायर को सही करके दे दो, मेरे टायर को रीट्रेडिंग करके दे दो, मेरा टायर सही हो जाए। ये आया, इसने रीट्रेड करके करवा लिया, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब एक कस्टमर आया, कहता है कि भैया मेरे को रीट्रेडेड टायर दे दो, पुराने टायर दे नहीं रहा है, इसको टायर्स दे नहीं रहा है रिट्रीट करवाने के, ये कह रहा है पुराने टायर तुम्हारे पास पड़े होंगे ना, वो हमको सही करके दे दो। तो अब यहाँ से देखो केवल टायर गया, तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। यही कहानियां बताई गई है, यही कहानियां बताई गई है। चेक करो प्लीज, जल्दी से जल्दी से जल्दी से चेक, चेक करो जल्दी से, ठीक है। दूसरा सर ये बस बिल्डिंग, बस की बॉडी बिल्डिंग की सर्विस है, तो यहाँ पे लिख दिया ना कि ये ईच केस में देखना पड़ेगा सर्कुलर के अकॉर्डिंग, ये कुछ खास नहीं है। बस बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो ईच केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ टायर के केस में बता रहे हैं ना, ओल्ड टायर लाए और रिट्रेडिंग करवाए तो सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओल्ड टायर नहीं लाए, आपने कहा रिट्रेडेड टायर दे दो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। बस बॉडी बिल्डिंग के केस में
बस बॉडी बिल्डिंग के लिए सर्कुलर है, सर्कुलर दिया हुआ नहीं है बुक में तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन सर मेन जहां से क्वेश्चन बनता है ना ये वाला पार्ट है, मेन जहां से क्वेश्चन बनता है वो ये वाला पार्ट है। और बताएं कैसे मेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है सर जी, फिर से बता दीजिए सर जी कैसे बता रहे हैं। देखो इन द केस प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, देखो क्या होता है कि कई बार पहले इसको पढ़ लो। इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट, जैसे मुझे अपनी किताब बनवानी है तो जो पीडीएफ आप देख रहे हो ना ये वाला पीडीएफ, ये पीडीएफ तो हम बुक प्रिंटिंग वाले को देंगे ना, इस तरीके समझो, ये पीडीएफ मैं बुक प्रिंटिंग वाले को दूंगा कि भाई छाप करके मुझे दे दीजिए। एंड लाइक वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर, तो बुक मुझे छपवानी है, मैं अपना कंटेंट दूंगा और पर्सन टू ओन द यूजेस राइट ऑफ इंटेंजिबल इनपुट while the physical input including paper used by printing belong to the printer supply of printing। अब इस केस में क्या हुआ, प्लीज एग्जांपल समझो, पीडीएफ मैंने दिया, पीडीएफ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं, मैंने पीडीएफ दिया कि भैया बुक छाप करके मुझे दे दो, तो भले बुक में लगने वाला जो पेपर है और इंक है वो प्रिंटर ने यूज किया, वो प्रिंटिंग सर्विस देने वाले ने मुझे प्रिंट करके दिया, बुक का पेपर खरीदा, इंक खरीदी, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मेरी है, तो इस केस में इसको क्या कहा जाएगा, इट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, Therefore, such supply would be constitute supply of service। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी, छपवाना था ना, किताबें खरीदना थोड़ी था, किताबें छपवाना था, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस हो। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये चीज तो याद रखना, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन इन केस सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स, याद कर लो, याद कर लो, सीधे पूछेगा एनवेलप्स के लिए ना आपको लिफाफा चाहिए होता है, ये नहीं होता है कि लिफाफा खरीद के जाके अपना नाम छपवाओगे, आपको अपने नाम का लिफाफा चाहिए होता है, उसको गुड्स ही माना जाता है। और अब इस पे आप आर्गुमेंट नहीं कह सकते क्योंकि लॉ में लिख दिया तो लिख दिया। तो सप्लाई, इन केस सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, जो कई बार आपने देखा ना बॉक्स के ऊपर लिखा होता है पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी के बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, नैपकिन्स, वॉलपेपर एक्सेट्रा बाय द प्रिंटर यूजिंग इट्स फिजिकल इनपुट्स, जिसमें प्रिंटर ने अपना कागज भी लिया, including paper to print the design, logo, etc. supplied by the recipient of goods, predominant supply of goods and supply of printing of the content। तो वो क्या चाहता है कि प्रिंटेड गुड्स वो चाहता है, मतलब आप ऐसा कहीं जनरली नहीं होता है कि आप लिफाफा ले जाकर उसको देते हो और कहते हो कि भैया इसके नीचे मेरा नाम छाप देना। जनरली आप क्या कहते हो, अपने नाम बता देते हो, अपना लोगो दे देते हो, कहते हो मेरे को 500 लिफाफे दे दीजिएगा, मेरे को 10,000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस दे दीजिएगा, मेरे को 10,000 नैपकिन्स दे दीजिएगा, इस डिजाइन का वॉलपेपर दे दीजिएगा। तो क्या आप छपवाने के लिए जाते हो, नहीं, आप वॉलपेपर लेने के लिए जाते हैं, आप एनवेलप लेने के लिए जाते हैं, जिसमें फिजिकली मतलब कागज भी लिफाफा भी प्रिंटर ही खरीदता है, प्रिंट भी वही करता है, बस आप अपना लोगो देते हो, अपना डिजाइन देते हो। ठीक, तो इन सब केसेस में क्या कहते हैं, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। इट इज, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स, देयरफॉर सच सप्लाईज वुड कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। ये इतना इजी टॉपिक था, लेकिन एनवेलप के केस पे क्वेश्चंस बनते हैं, फाइनल लेवल पे भी बनते हैं। तो एनवेलप के केस पे भैया क्वेश्चन बनता है, फाइनल लेवल पे भी क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट भी है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो बुक का केस मैंने समझा दिया पीडीएफ देने के दे करके, और एनवेलप का केस मैंने अलग से आपको समझा दिया। तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जिससे आपकी चीजें काफी क्लियर हो जाएं। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अब अपनी रिवीजन क्लास में, जहां पे चैप्टर नंबर 2 को मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से करा देने के बाद, और अगर 2 बार भी किसी ने सुन लिया ना और क्लासेस कर ली तो हमेशा के लिए वो तैयार हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।